बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ऑफ़र क्या होती है और एक्सेप्टेंस क्या होती है, और फिर हमने काइंड्स ऑफ ऑफ़र का जिक्र किया कल, एम्प्लॉयड ऑफ़र वर्सेस एक्सप्रेस ऑफ़र या जर्नल ऑफ़र वर्सेस स्पेसिफिक ऑफ़र। ये सारा काम करने के बाद हम कल पहुंच गए थे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। ठीक है ना, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ, जिसमें हमने पहली बात की कि देयर मस्ट बी, और सेकंड बात हमने की ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। फिर तीसरी बात हमने की कि ऑफर के अंदर हमारी क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। और फिर हमने कहा ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर, पता चला एक्सेप्टेंस पहले हो गई है और ऑफर बाद में कम्युनिकेट हुई है, तो ये प्रॉपर ऑफर नहीं कहलाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या हो, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, यानी ऑफर ऐसे ना हो कि आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे हमने कहा था ना, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो ये इंटेंशन क्या नजर आ रही है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। एक दूसरा हम बात करें, हम कह रहे हैं यार मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूं। अब ये वाले अल्फाज दूसरे की कंसेंट लेने वाले अल्फाज नहीं है, ये मैं अपनी इंटेंशन शो कर रहा हूं। ठीक है ना, वो उसमें मतलब ऐसे समझ लें इस बात को कि ऑफर जब आपने करवाई तो अगर उसका आंसर यस कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, यस, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यार मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, वो कहते यस, कॉन्ट्रैक्ट होता नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। यही बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑफर की स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, टू ऑब्टेन दी कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। क्या ऑफर में कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। अगर कंडीशन लग गई, अगर ऑफर में कंडीशन लग गई तो क्या एडिशनली बातें आ गई कि जो एक्सेप्ट करना चाहता है वो एज इट इज कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर वो कोई कंडीशन में चेंज लाता है तो ये काउंटर ऑफर कहलाएगी, और जैसे ही काउंटर ऑफर आ जाए ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर जाती है, फिर ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर जाती है। अच्छा जी, क्या ऑफर नेगेटिव कंफर्मेशन से भी ली जा सकती है? तो पता चला नहीं ली जा सकती। यहां तक का सारा काम हम कर गए थे। आज हमने इनविटेशन ऑफ एन ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, इनको देखना है थोड़ा सा हमें। अच्छा जी, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप मुझे ऑफर करें। मैं ऑफर नहीं करवा रहा। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ऑफर। घर के ऊपर बैनर लगाया हुआ, घर बराए फरोख्त, इनविटेशन टू एन ऑफर। मैंने इंटेंशन अपनी शो कर दी है कि मैं घर बेचना चाहता हूं, आप मुझे बताइए आप कितने का खरीदना चाहते हैं। ठीक है ना, इनविटेशन टू एन ऑफर। एन इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्शन इनवाइटिंग अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर टू फॉर्म अ, यानी अगर मैं इनविटेशन टू एन ऑफर कर रहा हूं तो मैं ऑफरर नहीं बना, मैं ऑफरी बनना चाहता हूं। मैं ऑफरर नहीं बना बल्कि मैं ऑफरी बनना चाहता हूं। मैं आपको कह रहा हूं आप ऑफर दें। मतलब मैंने कहा जी मैं घर बेचना चाहता हूं, कहते कितने का, कितने, आप बताएं आप कितने का लोगे। मैं आपको क्या कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं टू ऑफर मी। ठीक है ना, इनविटेशन टू एन ऑफर। एक तो ये इसका मोटा उसूल हमें समझना है, लेकिन यहां हमें एक और बात भी अंडरस्टैंड करनी है, और वो क्या है कि वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं
जो हमें बाद दफा ऑफर लग रही हैं, लेकिन लॉ उसको इनविटेशन टू एन ऑफर समझ रहा है, यानी हमें ऑफरर नहीं समझ रहा बल्कि ऑफरी समझ रहा है। डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट। अच्छा, एक बात जरा सोचें, अगर वैलिड ऑफर हुई और वैलिड एक्सेप्टेंस सामने वाला कर ले तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया और एक आदमी उसे फुलफिल नहीं कर रहा, तो दूसरे के पास क्या ऑप्शन आ गया? कोर्ट जाने की, ठीक है ना? अब जब भी आप इस टॉपिक पे यहां कंफ्यूज होंगे ना, तो अपने अपने आप से पूछना है। मैं एक डायलॉग बोलने लगा हूं, 70% जो हमने लॉ पढ़ना है वो बगैर पढ़े आपको पहले ही आता है कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस है, आपको लॉ के अल्फाज नहीं पता, आपको ये नहीं पता था एम्प्लॉयड ऑफर क्या होती है, फलां क्या होता है, दिमाग क्या होता है, ये नहीं पता था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि यार आपने कुली को खुद ही ट्रॉली छोड़ दी, उसने पकड़ ली, तो यार क्या इसे पैसे देने बनते हैं आपके? नहीं बनते हैं। तो आपका अंदर से आपकी आवाज़ खुद ही आ रही है कि हाँ यार ये तो देने बनते हैं, मैंने ही तो इसे ट्रॉली छोड़ी थी। हाँ, आपको ये टेक्निकल अल्फाज नहीं पता थे, ठीक है ना? तो 70-80% नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी कॉमन सेंस, कलेक्टिव विजडम की वजह से मौजूद है ऑलरेडी। तो जब कभी फंस जाए ना कभी एग्जाम में, तो आपने हमेशा ऐसे सोचना है, क्या छोड़े लॉ को, छोड़ मुझे क्या लग रहा है। मसलन हमने लिखा जी डिस्प्ले ऑफ द मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट। जब रेस्टोरेंट वाला आपके सामने मेन्यू दे रहा है, वो ये भी बता रहा है ये डील इतने रुपए की है, ये बर्गर इतने रुपए का है, ये शवारमा इतने रुपए का है, बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है? एक लेमैन को तो लग रहा है कि ऑफर है, ठीक है ना? लेकिन अब इसे मेरे वाले तरीके से समझें। मेन्यू पे लगा हुआ है कि भाई ये डील इतने की है, आपने कहा यार ये एक डील दे दें, उन्होंने कहा सॉरी सर ये आज हम सेल नहीं कर रहे, ख़त्म हो गई है। तो क्या आप अदालत चले जाओगे? क्या आप अदालत जाने का सोचेंगे? क्यों नहीं सोच रहे? अगर वो ऑफर थी और आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो और ये नहीं दे रहा, तो फिर तो अदालत जाने का राइट क्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब है ये ऑफर नहीं थी, इसका मतलब है ये ऑफर फिर क्या थी? इनविटेशन। हालांकि बज़ाहिर तो ये बिल्कुल हमें ऑफर ही नजर आ रही है ना, ये तो ऑफर नजर, इसमें तो प्राइस भी लिखी है, सब कुछ लिखा है। वो कहते नहीं नहीं यार, इसका लीगल स्टेटस ऑफर का नहीं है, इनविटेशन टू एन ऑफर है। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना, तो एक्चुअली यू आर ऑफरिंग। अब रेस्टोरेंट की मर्जी है आपका ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। आप रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने मेन्यू आपके सामने रख दिया, आपने कहा यार ये वाला सूप मुझे बना दो, कहते सर ये सूप तो हम सर्दियों में बनाते हैं, आजकल तो नहीं बनाते हैं। तो क्या आप अदालत चले जाओगे? क्या आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही कि मुझे अदालत जाना चाहिए? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये ऑफर थी नहीं, ये ऑफर थी नहीं। तो फिर क्या था? इनविटेशन टू एन ऑफर, ठीक है ना? तो पहली बात हमें जरा समझ आई कि डिस्प्ले ऑफ द मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, कोई चीज ऑक्शन पे सेल होने लगी, उसकी एड आई है, तो ये भी क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर है। सेल परचेज बाय टेंडर, ये भी क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर, ये आप ऐसे स्टोर पे चले गए ना जहां आप खुद बाई कर रहे हैं चीजें, शेल्फ पे चीजें पड़ी हुई हैं, मेट्रो में चले गए, किसी भी अच्छे रीजनेबल स्टोर पे चले गए, शेल्फ पे चीजें पड़ी हैं, यहाँ प्राइस भी लिखी हुई है। ये कोई प्रोडक्ट थी 750 रुपीज की, आपने उठाई अपनी ट्रॉली में डाल ली। आप जिस जगह बिल हो रहा था उसको टेक्निकली बोलते हैं टिल, आप टिल पर पहुंचे, तो उसने कहा सॉरी सर ये प्रोडक्ट तो नहीं हम सेल कर रहे। फिर वही बात, क्या आप अदालत चले जाओगे? क्यों? ये इनविटेशन टू एन ऑफर थी, रखी थी, इनविटेशन टू एन ऑफर रखी हुई। जब आप कोर्ट में डाल के ट्रॉली में लेकर चीजें आए हैं, तो आप ऑफर करवा रहे हैं कि ये मैं 750 की खरीद रहा हूं। अब वो जो टिल पे बच्चा खड़ा है ना, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे। ये सारी चीजों का लॉ की नजर में स्टेटस क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। दीज आर नॉट एक्चुअली ऑफर।
सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट। अब मेट्रो पे, हाइपर स्टार पे, किसी जगह गए, एंट्रेंस पे उन्होंने वो बड़े बड़े सारे अखबार से अपने बना के रख रखे हैं, ये चीज़ हम इतने की दे रहे हैं, ये इतने की दे रहे हैं, ये इतने की दे रहे हैं, ये इतने की दे रहे हैं। ये भी क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर है। दिस इज नॉट ऑफर, ठीक है ना। आप कहें जी बाहर आपने लिखा हुआ है, तब दे क्यों नहीं रहे? भाई नहीं है, नहीं दे रहे, और मौजूद है फिर भी नहीं देना चाहते, ना दें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लॉ की नज़र में 1 2 3 4 5 इन सब की स्टेटस क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर। मतलब राइज ने एक एडमिशन की पोस्ट लगा दी फेसबुक पे कि जनाब ये ऑनलाइन में ये पेपर 12,000 रुपीज़ का है। ये क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर है। ऐड आ गई, एडमिशंस ओपन, इन्विटेशन टू एन ऑफर है, ठीक है ना। दीज आर नॉट ऑफर, दीज आर एक्चुअली इन्विटेशन टू एन ऑफर। अच्छा जनाब, फिर सम टाइम ना इन दोनों को डिफरेंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर? ऑफर इज मेड टू गेट एक्सेप्टेड बाय द इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पर्सन। क्योंकि इधर यस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या है? Invitation to offer is made to get offer from the other party. Acceptance नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, बल्कि उधर से ऑफर आएगी, बॉल हमारे कोर्ट में आ जाएगी, हम चाहेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर इज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिसीव ऑफर। बात एक ही, उसे ऐसे घुमा घुमा के लिख रहे हैं सिर्फ। ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, और इधर क्या होगा? एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम ऑफर। अगर उधर से बंदा बोल रहा है तो वो क्या चीज क्रिएट हुई है? ऑफर क्रिएट हुई है। अच्छा जनाब, फिर आ गया जनाब, वही चल रहे हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल condition, communication of special condition. When there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicated to the other party. इसके ऊपर एक थोड़ी सी डिटेल आएगी, अगले चैप्टर में जाएंगे तो थोड़ा इसे और भी डिटेल। वो कह रहा है अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो ये, जैसे हमने कहा, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million पेएबल इन कैश, स्पेशल कंडीशन, ठीक है ना। और अगर ये नहीं लिखा हो, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आप कहें जी मैंने तो कैश ही लेना है, नहीं, आपने कंडीशन तय नहीं की हुई है। भाई पेमेंट जैसे आम रिवाज में होती है वो मैं कोई भी मीन्स इख्तियार कर सकता हूँ। मैं आपको कैश भी दे सकता हूँ, पे ऑर्डर भी दे सकता हूँ, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकता हूँ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे ये सारी बातें। शुरू में हमने देखा था ना, एक एरिया हमारा आना है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बता दी है, पेएबल इन कैश, तो फिर स्पेशल कंडीशन से ही चलना पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब क्या पढ़ने लगे हम? एक्सेप्टेंस। वही कामरान एंड नोमान वाली एग्जांपल को क्योंकि हमने बेस बना रखा है, तो जनाब अगर कामरान ने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹, और नोमान ने कहा आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 million, तो ये ऑफरर था, वो ऑफरी था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट मैटर था। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस, मीन्स असेंडिंग टू एन ऑफर मेड। असेंडिंग मतलब एग्री कर लिया हमने, असेंड कर दिया, अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, और फिर वही अगर उसके अंदर कंसिडरेशन आ जाएगी तो एग्रीमेंट, और अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए जो दो अहम बातें हैं, एक ऑफर और एक उसकी एक्सेप्टेंस। हमने देखा यार क्या हर बात ऑफर है? मैंने कहा नहीं, हर बात ऑफर नहीं है। देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, उसमें ये सारी खसूसियात होंगी तो एक वैलिड ऑफर है।
अदरवाइज वो वैलिड ऑफर। तो एक्सेप्टेंस, इसका भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी सम एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे एसेंशियल्स ऑफ ऑफर हैं, इसी तरह एसेंशियल्स ऑफ, इसका मतलब हुआ जब एक वैलिड ऑफर होगी और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी तो फिर प्रॉमिस क्रिएट होगा। ठीक है ना, फिर प्रॉमिस क्रिएट होगा और फिर बात आगे चलेगी। अगर उसमें कंसिडरेशन आ जाएगी तो एग्रीमेंट बन जाएगा, लीगल इंटेंशन आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कम्युनिकेशन, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल मोड, अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल, बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर। नेगेटिव, जैसे ऑफर नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसी कंफर्मेशन भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कितनी बातें हो गई जी? 8 बातें हो गई। ये आठों की आठों बातें एक्सेप्टेंस में मौजूद होनी चाहिए। ये आठों की आठों बातें एक्सेप्टेंस में मौजूद होनी चाहिए। देन हम कहेंगे कि जो ऑफर थी वो क्या हो गई है? एक्सेप्ट हो गई है, यानी बात आगे चल पड़ी। वन बाय वन, एब्सोल्यूट एंड एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी, इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एन ऑफर देन इट टर्न्स आउट टू बी काउंटर ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट। वही, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million पेएबल इन कैश? उन्होंने कहा यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस पेएबल इन थ्रू कैश, चेक, थ्रू और कोई मोड। वो कह रहे नहीं नहीं, ये एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होती तो एक्सेप्टेंस हुई है, आपने काउंटर ऑफर करवा दिया। और काउंटर ऑफर होते ही हमें दूसरी बात भी पता है कि ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई है। कम्युनिकेशन, द एक्सेप्टेंस मे बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। An offer can be accepted by words spoken, written or through conduct of the, वही जैसे ऑफर करवाने में भी ये लिबर्टी हासिल थी, ऑफर को एक्सेप्ट करने में भी ये लिबर्टी हमें हासिल है। वैलिड एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड either by offering himself or any person authorized by him to communicate the, मतलब ऑफर मुझे आई, वो जो कल हम बात कर रहे थे, ऑफर मुझे आई, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, तो जरूरी नहीं मैं खुद ही इसको कम्युनिकेट करूं। मैंने अपने एक ऑथराइज पर्सन को कहा हाँ यार उन्हें बता दें कि हम एग्री कर रहे हैं, कर लें कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ। ये जनरल ऑफर नहीं बनी, ये वही रही, स्पेसिफिक रही। ये तो बंदा मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एजेंट तो मैं ही हूं ना। असल में ऐसे समझे, जो बंदा ऑथराइज पर्सन होता है ना, मेरी बिहाफ पे गया तो वो क्या कहलाता है? एजेंट। एजेंट प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं खुद ही ऑफर एक्सेप्ट करूं, मेरा कोई ऑथराइज एजेंट भी ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है। ठीक है ना? वैलिड एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड ईदर बाय ऑफरिंग हिमसेल्फ और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम टू कम्युनिकेट टू द। लेकिन एक बंदे को मैंने ऑथराइज ही नहीं किया, वो तो मेरी बिहाफ पे काम नहीं कर सकता कि कर सकता है? नहीं कर सकता। रीजनेबल, अ वैलिड एक्सेप्टेंस इज व्हेन इट इज एक्सेप्टेड विद इन टाइम। पहले ही हमने सांस लिया। वो कहते हैं पहली ऑप्शन है जब आप ऑफरर ने ऑफर करवाई तो वो उसमें टाइम स्पेसिफाई करते। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? If accepted, please communicate it till 5th of next month. ऑफर के अंदर ही हमने क्या डाल दिया? टाइम डाल दिया। कोई सेल लगी, उन्होंने बताया फुला तारीख तक सेल है, ठीक है ना? तो ऑफर के अंदर ही टाइम मेंशन है, तो कहता है यार ये ऑफर इस टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब बाद में नहीं जाके कि जनाब ये क्या बात हुई, मैं कल आ जाता तो फिर भी तो ऐसे होना था ना, मैं आज आ गया, फिर तो काम कैसे चलेगा जिंदगी का? नहीं, अगर तो ऑफर के अंदर टाइम मेंशन है तो फिर उस टाइम के अंदर ही ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है।
और अगर टाइम मेंशन नहीं है, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, टाइम तो नहीं मेंशन हुआ, फिर क्या उसूल लगेगा? और विद इन अ रीजनेबल टाइम वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जी हाँ, जोर से बोलें। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोले जरा। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जी ये 3 दिन है, आप किसी भी टाइम इंटरव्यू पर आ जाएं। आप 3 दिन में नहीं गए, आप चौथे दिन गए तो ऑफर लैप्स होगी, बिल्कुल हो सकती। सॉरी नहीं, एक है ना से एक है तो वो इनविटेशन टू एन ऑफर, ठीक है ना, लेकिन हम यहां उस सेंस में समझ रहे हैं कि एक जगह पे सेल लगी तो वो जो इनविटेशन टू एन ऑफर है उसमें भी टाइम मेंशन है कि ये भाई इनविटेशन टू ऑफर भी आप इन 3 दिन में करवा सकते हो मुझे। तो हम तो इस वक्त टाइम से रिलेटेड बात करें ना, इसलिए वो बात मैंने कर दी। अच्छा जी, लॉ कह रहा है कि पहली ऑप्शन क्या है, टाइम मेंशन कौन करे, ऑफरर करे। और अगर ऑफरर ने टाइम मेंशन नहीं किया फिर लॉ क्या कह रहा है, फिर कह रहे यार हम फिर रीजनेबल टाइम देखेंगे, ये ऑफर कितनी देर में एक्सेप्ट करनी जरूरी थी। और जब हम कहते हैं ना रीजनेबल टाइम, इसका मतलब होता है अब हम हालात, वाकयात, कंडीशन देखेंगे, और अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो फिर जज साहब डिफाइन कर लेंगे हालात देख करके इसका रीजनेबल टाइम क्या होता है। अब हर चीज़ का रीजनेबल टाइम अपना अपना हो सकता है। कुछ चीज़ों में ये रीजनेबल टाइम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना भी हो सकता है, कुछ में 1 घंटा भी हो सकता है, कुछ में 1 सेकंड भी हो सकता है। हाँ मैं पूरा करके भेजूंगा, फिक्र ना करो, सारे एग्जाम्पल है। आपने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, उसने आधे घंटे बाद कहा हाँ यार खरीदना, कहता नहीं भाई वो तो टाइम गुजर गया। इज इट लाइक दिस? नो, हमें रीजनेबल खुद ही वही कॉमन सेंस से समझ आएगी कि नहीं यार फिर 1-2 दिन तो थे ना मेरे पास सोचने के, कोई और बात ऐसे ही आई। अब आप चले गए मनी चेंजर के पास, आपने कहा पाउंड कितने का, उसने कहा जी 350 रुपये का। आप गए मार्केट से फिर क्या है, आपने कहा यार वो दे दो 350 रुपये। उसने कहा भाई दिमाग ख़राब है, वो तो उस लम्हे का रेट था, इधर आप इधर हटे हो तो बात खत्म होगी, क्योंकि पाउंड का रेट तो हर वक्त फ्लक्चुएट हो रहा है, शेयर भी ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, गोल्ड के रेट ऐसे ही चल रहे हैं। ये उस जस्ट उस लम्हे का, यहाँ रीजनेबल टाइम क्या है बोलो, हो गया ना पूरा, तो यहाँ सेकंड आ गया ना। ऐसे पता चलेगा कि रीजनेबल टाइम, यानी नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन विल डिफाइन के क्या रीजनेबल टाइम है। वो बिल्कुल एक लम्हा भी हो सकता है, अगर इतनी फ्लक्चुएटिंग मार्केट में आप डील कर रहे हैं तो वो एक लम्हा भी हो सकता है। मनी चेंजर के पास आप खड़े हैं, आप काउंटर पे खड़े हैं, यहीं एग्री करें, आप कहते हैं अच्छा मैं सोचता हूँ, आप पीछे हुए, दूसरे वाले बंदे ने लेना शुरू किया, आप दोबारा आए, उन्होंने कहा नहीं सर अब रेट चेंज हो गया, क्योंकि रेट तो वह फ्लक्चुएट हो रहा है फौरन, ठीक है ना। तो रीजनेबल टाइम विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रीजनेबल टाइम विल डिपेंड ऑन, ओके। टाइम से रिलेटेड 2 बातें पता चली। पहली ऑप्शन ऑफरर की है कि वो टाइम डिफाइन कर दे, फिर तो वही चलेगा। मसलन मैं आपको कहता हूं मेरे से पाउंड लेने हैं 350 रुपये, अगले 1 हफ्ते में डिसाइड कर लो। अब पाउंड में ही 1 हफ्ता डल गया, क्योंकि अब तो मैंने खुद ही कह दिया। लेकिन अगर मैंने नहीं कहा तो फिर रीजनेबलनेस देखी जाएगी, और रीजनेबलनेस देखने के लिए उस सेक्टर को देखा जाएगा कि यार ये सेक्टर कितना फ्लक्चुएटिंग है। रीजनेबल मोड, मोड का मतलब होता है मैनर, कि यार एक्सेप्टेंस करनी कैसे है। वो कहता है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। आप एक ऑफर कर रहे हैं, उसमें तरीका भी बता दें कि एक्सेप्टेंस का तरीका क्या है। मसलन विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, इफ एक्सेप्टेड प्लीज सेंड 1 मिलियन एज एडवांस। एक्सेप्टेंस का तरीका बता दिया बीच में। कॉलेज आपको कहता है भाई ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये बैच शुरू होने वाला है, अगर आपने एडमिशन लेना है तो 4000 रुपया पर पेपर जमा करवा दो, आपकी सीट रिजर्व कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस का
मॉड बता दिया गया है। फिर वही लॉ का मिजाज यही है, वो कह रहा है भाई दो पार्टीज का मामला है ना, ये खुद डिसाइड कर लें कि क्या मैनर होगा। तो फिर एक्सेप्टेंस वैसे ही होगी, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड, पहली बात मुकम्मल होगी, और इन अ यूजुअल मैनर वेयर नो मॉड इज। और अगर कोई मॉड नहीं है तो फिर देखेंगे अमूमन इस वाले सेक्टर में कैसे काम होता है। मसलन अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो जब हम बार्गेनिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं और एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कोई एक टोकन मनी दे दी जाती है 5-7 लाख रुपया के, यार ये आप टोकन रखें। ये क्या है, यूजुअल मैनर, कि इस बात को करने का अमूमी तरीका ये है, तो फिर अमूमी तरीका इख्तियार होगा। और याद क्या है कि भाई दो पार्टीज का आपका मामला है, आप डिसाइड कर लें आप एक्सेप्टेंस किसे कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन यूजुअल मैनर वेयर नो मॉड इज। If the proposal prescribed a manner in which offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, the offerer shall, in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not। अब एक बात और क्यों कहते हैं यार, कल लॉ जब बनाते हैं ना, लेजिस्लेटर जब लॉ ड्राफ्ट करता है, वो ये भी देखता है कि यार इस लॉ की वजह से लोगों में डिस्प्यूट कम से कम हो, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े वाली बात कम से कम हो। लॉ चीजों को क्या कर दे, क्लैरिफाई कर दे, ठीक है ना। अब हमने कहा जनाब एडमिशन ओपन है फलां बैच के लिए, आप 4000 रुपीज सबमिट करवा दें, रिमेनिंग बैलेंस जो है जब क्लास शुरू होगी जब जमा कराना है। कम्युनिकेट हो गया, स्पेशल मैनर आ गया। एक बच्चा बैठा, उसने ऑनलाइन फॉर्म ओपन किया, उसने सारा फॉर्म फिल किया, उसने 2000 रुपये जमा करा दिए। उन्होंने कहा बाकी यार कॉलेज कह तो रहा है जब मैं जाऊंगा दे दूंगा, कॉलेज क्या कह रहा है, उसने कितने जमा कराए। अब कॉलेज अब हो गया डिस्प्यूट क्रिएट, अगर नॉर्मल हो तो। अब कॉलेज वाले कह रहे भाई आपको 4 कहा था, 4 आपने जमा नहीं कराए, 2 आपने जमा कराए, तो आपका तो रिजेक्ट हो गया फॉर्म। आप बेचारे अपने देहात में गांव में कहीं बैठे हुए थे, आपने सोचा मेरी सीट रिजर्व है, फड्डा पड़ गया। इसी फड्डे को लॉ रिजॉल्व कर रहा है नीचे। वो कह रहा है अगर ऑफर में कोई एक्सेप्टेंस का मॉड कम्युनिकेट हुआ है और उसके अलावा किसी मॉड में उसने एक्सेप्टेंस कर ली है, तो आपकी जिम्मेदारी है इसे फौरन कांटेक्ट करें। इसे कहें नहीं भाई आपके 2000 आए हैं, जब तक 4 नहीं आएंगे आपकी सीट नहीं रिजर्व हुई। ये ना सोचे इसने 4 नहीं दिए तो हमें क्या, हम इसके मुलाजिम लगे, हम इसे कॉल करते फिरे। नहीं, फौरन इंसिस्ट करें। जब हमें कम्युनिकेट हुआ, हमारे सिस्टम में LMS के अंदर आया ये फॉर्म, हमें पता चल गया कि 4000 नहीं इसने जमा कराए, वी मस्ट कम्युनिकेट टू यू कि भाई नहीं ये 4000 के बगैर आपकी सीट रिजर्व नहीं है। और अगर हमने कम्युनिकेट नहीं किया तो लॉ कह रहा है फिर ये एक्सेप्टेंस को लें, कोई नहीं 2000 पे इसकी सीट रिजर्व करें। बात समझ आ रही है? जरा देखते हैं क्या लिखा है। If the proposal prescribed a manner in which offer is to be and the acceptance is not made in that manner, 2000 आ गए। The offerer shall का मतलब होता है लाजमी। In this case, when the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If the offerer fail to insist within a reasonable time, it is deemed that he has accepted the परफॉर्मेंस। आपकी सीट 2000 रुपये में ही रिजर्व हो गई है। हाँ, पहले बैलेंस कुछ देना था, बैलेंस 2000 ज्यादा बन गया होगा आपका, प्राइस तो चेंज नहीं होगी। सॉरी, रेफरेंस दिया जा सकता है,
ये सारे सेक्शंस में लिखी हुई बातें। एक मैं आपको कल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने एक्ट की शक्ल में, जहां ये सारी बातें सेक्शंस के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, सेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए कहीं रेफरेंस में भी हमने सेक्शन नहीं लिखे हुए कि कौन से सेक्शन में बात लिखी हुई है, क्योंकि आई कैप की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। लेकिन आपका सवाल है, मैं वो डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा जहां आपको पता चलेगा कि अच्छा यहां ये बातें लिखी हुई है। क्या बात हो रही है? रीजनेबल मोड। पहला तरीका मोड डिफाइन कर लें, जैसे डिफाइन करेंगे वैसे ही चलना है, और अगर डिफाइन नहीं हुआ तो यूजुअल मैनर। एक बात होगी, अगर हमने मॉड डिफाइन कर रखा है और उस मॉड से एक्सेप्टेंस नहीं आई, मसलन जैसे पेपरलेस एनवायरनमेंट अब क्रिएट होता जा रहा है ना, ठीक है ना। जैसे एक वक्त हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स और ये सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को फिजिकली जाके जमा करवाते थे, और वो कहते भाई नहीं कोई काउंटर नहीं है, फिजिकल हम लेते ही नहीं, खत्म होगी बात। हम जब आपका फॉर्म फिजिकल लेते हैं ना, आप एडमिशन लेते हैं, आके फॉर्म फिल करते हैं, पहली बात है उस फॉर्म की स्टेशनरी खर्च हो रही है, फिर उस फॉर्म को हमें कैरी करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्म को हमें अपने सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा, ये सारी इससे रिलेटेड कॉस्ट है ना। कॉलेज डिसिप्लिन ले, डिसीजन ले, ओके यार कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बच्चा एडमिशन लेने आए, सारी बात हो गई, उसने कहा बेटा आप अपना वो खोलें, मोबाइल खोलें, उस पर फॉर्म फिल करें बैठ के। बात समझ आ रही? सारे फॉर्म कैसे आ रहे हो? ऑनलाइन आ रहे हो। हमें कुछ सेविंग हो जाएगी, वो स्टेशनरी कॉस्ट बचेगी, वो टाइम बचेगा, वो एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे जो बैठे डेटा पंच कर रहे हैं। फिर डेटा आप कहते हो सर मैंने पेपर ये लिया था, आपने एनरोल इसमें कर दिया, फिर तो हम कहेंगे बेटा आपने खुद किया, हमने क्या किया, पेपर तो आपने चूज किए थे। बात समझ आ रही? सर मेरा एड्रेस गलत लिखा गया, मेरा मोबाइल गलत लिखा गया, इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। अब फर्ज करें एडमिशन के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई एडमिशन ओनली थ्रू ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है आपने। एक बच्चा आया, उसने फिर भी फिजिकल फॉर्म, उसके पास कोई पड़ा था, उसने फिजिकल फॉर्म फिल करके काउंटर पे जमा करा दिए पैसे। अब काउंटर वाला आराम से बैठा है, इस लॉ को अगर वो नहीं जानता, वो कहता है भाई करा गया, हम क्या करें, मैं तो रश में था, मैंने तो गौर नहीं किया, इसका कोई एडमिशन नहीं हुआ। लॉ ये नहीं कह रहा, लॉ कह रहा नहीं आपने यह फॉर्म लेना नहीं था, अगर आपने फॉर्म ले लिया है तो फिर एडमिशन हो गया है, क्योंकि अगर उस मैनर में नहीं हुआ तो आपने इंसिस्ट करना था कि नहीं भाई ये ऑनलाइन ही जमा होना है बेटा, ऐसे नहीं होना। या जैसे बहुत सारे इदारों में आप जाते हैं ना, कहते हैं जी फीस सिर्फ बैंक में जमा होगी, और कहते हैं आप ही ले लो मैं जल्दी, वो कहते हैं नहीं सर फीस वहीं जमा होगी। उसने पकड़ा दी है, आपने ध्यान नहीं उस वक्त किया, नहीं अब ये वाला। बात समझ आ रही? अच्छा जी, रीजनेबल मोड, अवेयरनेस ऑफ एक्सेप्टेंस, मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दी। ये वही वाली एग्जांपल कल वाली, वो जो मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारी कोई कैट गुम हो गई है, अब जिसको ऑफर ही नहीं पता और वो वही काम कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हो गई है। पहले ऑफर होगी, आपको ऑफर कम्युनिकेट हुई हो, फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। बिफोर लैप्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्स और इज। दो बातें आ गई, एक तो जैसे हमने डेट दे दी कि जी ऑफर इस तारीख तक है, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, इफ यस प्लीज इन्फॉर्म मी बिफोर 5th April 2024। जनरल उसूल क्या है? ये ऑफर आप कब तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? 25 अप्रैल तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैंने जो ऑफर आपको दी हुई है मैं उसको उससे पहले भी विड्रॉ कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं कि बस एक दिन गुजरा अभी, मैंने कहा नहीं वो घर तो बिक गया, किसी और को हमने बेच दिया, तो अब मेरे ऊपर ये केस नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपने तो मुझे कहा था 5 अप्रैल तक जवाब दो, तो मैं तो अभी सोच रहा था। नहीं, जिसने ऑफर दी है वो अपनी ऑफर किसी भी वक्त विड्रॉ भी कर सकता है, जिसने ऑफर दी हुई है वो अपनी ऑफर किसी भी वक्त विड्रॉ भी कर सकता है।
आपके पास ऑफर को एक्सेप्ट करने का टाइम क्या है, या तो जो डेट लिखी हुई है, अगर उसने विड्रॉ नहीं की तो वो, और अगर उसने विड्रॉ कर ली है उसके विड्रॉ करने से पहले पहले। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये फड्डा हमने केस स्टडी के अंदर डालना है कि एक बंदे ने ऑफर विड्रॉ की, उसने कहा नहीं यार मैंने तो एक्सेप्ट कर ली हुई है। अब कैसे लॉ इसको देखेगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा आगे चल के बात आएगी। जैसे ये पहले भी हमने बात की कि कंफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। अ प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ ऑफरी रिमेन्स, कोई कल वाली बात, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। If it is not accepted within a specified time, then it will be presumed to have been accepted. जैसे कल मैंने कहा, हमने कहा जी हमें आप सब का एडमिशन अगले इन 3 पेपर में कर दिया है, या तो 2 दिन के अंदर अंदर काउंटर पे बता दें कि आपने एडमिशन नहीं लेना, वरना इट इज प्रिज्यूम्ड कि आप सबका एडमिशन हो गया। लॉ कह रहा नहीं नहीं, ऐसे लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट हो सकते। इट शुड बी पॉजिटिव कंफर्मेशन। हाँ, हम ये अनाउंसमेंट करें कि बेटा आपका अगला एडमिशन शुरू हो रहा है, अगले 2 दिन के अंदर अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है वो जाके फॉर्म फिल कर ले। ये मैनर हो सकता है, वो दूसरे वाला मैनर नहीं हो सकता। अच्छा जनाब, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस? नंबर 1, एब्सोल्यूट एंड इट मस्ट बी reasonable, awareness of, before lapse of, negative, कितनी बातें हो गई? 8 बातें। जी ये सब कुछ है, इम्प्लाइड में भी सब कुछ है ये बातें। वहां ये सब कुछ, इनमें से ज्यादातर चीजें कैसे हो रही हैं? इम्प्लाइडली हो रही हैं, ठीक है ना, इम्प्लाइडली हो रही है। ओके, तो हमें 2 बातें समझ आ गई, व्हाट इज वैलिड ऑफर एंड व्हाट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक हो गई बात जी, व्हाट इज वैलिड ऑफर एंड व्हाट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। अच्छा एक बात ये भी याद रखें, ब्रेन में चीजें जैसे आप फीड करेंगे, कल को ब्रेन से वैसे ही चीजें बाहर आएंगी। अब गौर नहीं कर रहे, मैं हर बात में एक टैग अटैच कर रहा हूं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड। सबसे पहले ये याद करें कि यहां 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट बाद में याद करें, ताकि ये जब हमने इस मेमोरी को सेव ऐसे किया ना, जब एग्जाम में बैठे हैं, जहां बैठे हैं, आपको फौरन याद आएगा यार यहाँ 8 बातें थी, मैं 6 लिख रहा हूं, कौन सी 2 मिस हो रही हैं, फौरन आपको पता चलेगा। ये ऐसे ही याद करना है। मैंने कल अपनी टेक्स्ट की क्लास में एक किस्सा भी सुनाया, ठीक है, आपकी क्लास में तो नहीं सुनाया था ना, चले मैं यहां भी बताता हूं। एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरे हमसाए बिल्कुल मेरे साथ एक डॉक्टर साहब रहते हैं, डबल PhD हैं, GC यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमने जाना है एक जगह, आपको ना लेके जाना है। मैंने कहा जी कहाँ? कहते नहीं यार ये सरप्राइज़ है, तो बताएं किस संडे को जा सकते हैं। मैंने कहा जिसमें मर्जी प्रोग्राम बना लें। खैर हमें एक संडे को हम गए, उन्होंने और भी इसी तरह 2-3 महल्लेदार को इकट्ठा कर रखा था, और वो हमें लेके चले गए यहाँ शादबाग वाली साइड पर। एक वहाँ गए तो एक छोटा सा 5-6-8 मरले की जगह में, एक जब एंटर हुए तो पता चला ये तो एक मदरसा है। तो अच्छा, मेरे वालिद साहब खुद एक मदरसे के अकाउंटेंट थे। तो मैं कहा यार मदरसों का क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं, मैंने 40 साल मदरसे के अंदर गुजारे, मेरे लिए इसमें क्या सरप्राइज़ है, मुझे ये डॉक्टर साहब यहाँ क्यों ले आए। खैर हम गए तो उन्होंने हमें थोड़ा सा रिसीव किया, उसके बाद हमें एक बिठा दिया एक हॉल में, हमारे सामने एक रेहल रखी हुई है, उसके पास एक कुरान पाक रखा हुआ है। उन्होंने अपने एक उस्ताद को कहा यार किसी एक क्लास को भेज दो। अब वो 20-22 बच्चे आ गए एक क्लास में से, छोटे छोटी सी एज के। उन्होंने कहा जी इन्होंने ना डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट सिपारे हिफ्ज़ किए हुए हैं, आप इनसे सिपारा सुने इनका। अच्छा अभी तक मैं बिल्कुल एक किस्म का बोर हो रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्यों ले आए यहाँ पे। अब वो एक बच्चा है, वो आके बताया जी मेरे 10 सिपारे हिफ्ज़ हो गए। अब वो कहें जी इससे सुने। अब हमने ऐसे ही रस्मन सा, बेटा ये सुना दो ये सुना दो। अब वो जो वहाँ के इंचार्ज हैं कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सुनना सर, आपसे मुश्किल करके सुने।
मुश्किल करके कैसे सुने, अब हमें तो कुछ समझ नहीं थी और वो खुद ही बताएं। कहते हैं आप कुरान पाक के ऊपर जो सफ़ा नंबर है ना, इससे ऐसे पूछें कि पेज नंबर 21 पे पहली आयत कौन सी लिखी हुई है, या सूरत नंबर 10 की आयत नंबर 15 सुनाओ। हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। वो जब सुने तो बच्चे तो ठकाठक बताते जाए। फिर वो हमें इस बात पूछने का तरीका मुश्किल से मुश्किल वही हमें बताएं और हम उस तरह से बच्चों से पूछें और वो सारे बच्चे उसी तरह सुनाई जाएं। हम किसी आयत का उर्दू तर्जुमा पढ़ें तो वो अरबी बता दें, अरबी पढ़ें तो उर्दू बता दें। हम पेज नंबर के अगेंस्ट पूछें वो फिर भी बता दें, आयत नंबर के अगेंस्ट पूछें फिर भी बता दें। मसलन हम ऐसे कहें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 47 सुनाओ तो वो फट से सुना दे बच्चा। वी आर टोटली शॉक नाउ। अब मुझे समझ आया डॉक्टर साहब मुझे क्या सरप्राइज दे रहे थे। हमें लगा कि यार इन बच्चों को तो हाफिज़े कुरान कहना बड़ी ज्यादती है। ये हाफिज़े कुरान थोड़े हैं, ये तो कुरान का सर्च इंजन है। और एक बच्चा नहीं, सारे उस मदरसे के जितने बच्चे हैं सारे ही ऐसे। अब मैं क्योंकि माइंड साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, तो मैं बड़ा शॉक हुआ। लेकिन मुझे साथ ही ना एक समझ आ गई बैठ के वहाँ पे अल्लाह की तरफ से। मतलब अगर ये कोई एक बच्चा होता और ये सारी कहानी चल रही होती ना तो हम बड़े मुतमईन होते, आराम से कहते यार क्या अल्लाह ने इसे जहन दिया है, क्या बात है बच्चे की। लेकिन अगर सारी क्लास ही ऐसे है तो बच्चे की तो क्या बात नहीं है। अब मैं क्योंकि टीचर भी था तो मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ कि नहीं यार देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ मेथडोलॉजी। अच्छा कुदरती मैं क्योंकि था भी मदरसों का ही बच्चा, मेरे वालिद साहब मदरसे में थे, तो अब मैं उनके साथ बैठा, चाहे जब उन्होंने हमें पेश की सारा कुछ हुआ तो उसके अंदर मैंने उनसे कुरेदा कि कर क्या रहे हैं। तो पता चला नहीं ये हिफ्ज़ करवाते वक्त डाटा इनके दिमाग में ऐसे ही फीड करते हैं। एक नॉर्मल हाफिज़, हमारी क्लास में कोई हाफिज़ है को बच्चा माशाल्लाह 3-4 हाथ खड़े हुए, वेल डन। ये जो नॉर्मल वाले हाफिज़ है ना, ये जब सबक कारी साहब को सुनाते थे तो कैसे सुनाते थे, जो आयत इन्हें मिली हुई थी ये उसे याद करके सुना देते थे। ये याद नहीं करते थे कि ये आयत किस पेज नंबर पे लिखी हुई है, या ये आयत नंबर क्या है, या इस आयत का तर्जुमा क्या है। ये नहीं आप याद कर रहे थे, आप सिंपल टेक्स्ट याद कर रहे थे, इसीलिए आज आपको वो टेक्स्ट याद है। हम अपने से एक और ज़्यादा जो परेशानी जिससे मुझे हुई, मतलब आप हमें सबको सूरह अल-हम्द शरीफ याद है ना। मैं आपसे कहता हूँ अल-हम्द शरीफ की सूरत आपने पढ़नी है, सिर्फ आयत का पहला लफ्ज़ पढ़ के आगे चलें। हमारे में से कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि हमने ब्रेन में ऐसे फीड नहीं की हुई, हमने तो सीक्वेंस में फीड की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे चलेंगे हम तो, ऐसे याद किया तो ऐसे ही चलेंगे। लेकिन वो बच्चे तो बस मैं कहता हूँ जिन के बच्चे थे, वो हैरान हो गए, हम परेशान हो गए। खैर है नहीं हो, इस सारी बात सुनाने के बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ जैसे आप डाटा फीड करेंगे कल को वैसे ही आपके ब्रेन में आएगा। अगर आज आप याद करते हुए ये बात याद करेंगे ना कि एक्सेप्टेंस के 8 पॉइंट हैं, तो फिर ऐसे ही कल आपको याद रहेगी बात। असल बात ये जुमला बोलना था कि जैसे आप ब्रेन में डाटा फीड करेंगे कल को वैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा। तो एक बेहतर तरीका है जब भी कोई बात आती है उसको देख लिया करें, इसके 5 पॉइंट हैं, इसके 6, और इस बात को याद किया करें। फिर आपकी ग्रिप सब्जेक्ट के ऊपर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते कि क्या ज़बरदस्त चीज़ क्रिएट हुई है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।